तो देश प्रदेश में अब हम नजर डालेंगे विधानसभा चुनाव जो असम में तीसरा दौर 6 अप्रैल को होने वाला है। बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा अगले 48 घंटे तक असम में चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की है। कांग्रेस ने कहा था कि शर्मा ने बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चीफ अग्रामा मोलिहारी को एनआईए का इस्तेमाल कर जेल भेजने की धमकी दी है। दरअसल असम चुनावों की घोषणा के बाद बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट एनडीए से अलग हो गया था। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सीट जालुकवाड़ी में 6 अप्रैल को चुनाव होना है। 48 घंटे का बैन जब तक खत्म होगा तब तक चुनाव प्रचार भी समाप्त हो जाएगा। असम के करीमगंज में एक बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने से हंगामा हो गया। भीड़ ने पथराव कर दिया, पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। चुनाव आयोग ने करीमगंज के बूथ नंबर 149 पर दोबारा मतदान का आदेश दिया है और 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। करीमगंज के नीलम बाजार इलाके में गुस्साई भीड़ ने इस गाड़ी पर हमला कर दिया, पथराव किया। इसके अंदर बैठे चुनाव अधिकारियों को बाहर खींचने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग कर स्थिति को संभालना पड़ा। लोगों का आरोप कि बीजेपी नेता की इस गाड़ी में ईवीएम ले जाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने इस पर आधिकारिक बयान दिया, कहा कि भारी बारिश में गाड़ी खराब होने के कारण इन अधिकारियों ने दूसरी गाड़ी में लिफ्ट ली थी। उन्हें पता नहीं था कि गाड़ी बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की पत्नी मधुमिता पॉल की है। आयोग ने कहा है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन बूथ नंबर 149 पर दोबारा मतदान और 4 अधिकारियों के निलंबन का आदेश दिया और पीठासीन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी दिया। वैसे इस मसले को लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और बदरुद्दीन अजमल सहित कई नेताओं ने ट्वीट किए। चुनाव आयोग के विस्तृत बयान से कई सवाल भी उठ रहे हैं। सड़क पर 1300 गाड़ियों का काफिला था, किसी में जगह नहीं मिली। ट्रैफिक जाम था, तब भी इनकी गाड़ी अलग हो कैसे गई? पूरे राज्य में जबरदस्त सुरक्षा है, लेकिन इनके आसपास कोई कैसे नहीं था? गाड़ी में चढ़ने से पहले ये क्यों नहीं पूछा कि किसकी गाड़ी है? रात के अंधेरे में नीलम बाजार में इन्हें लोगों ने कैसे पहचाना? इस मुद्दे पर कांग्रेस के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की। कांग्रेस ने इस बहाने बीजेपी को भी लपेटा। अब शिकस्त यानी हार को सामने देखकर भारतीय जनता पार्टी जो करती है वही कर रही है। ईवीएम चोरी से होने वाला कुछ नहीं है। 2, 4, 5 आप ईवीएम इधर से उधर ले भी जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। ये आरोप लगाएंगे कि बीजेपी ने मशीनों में कुछ ऐसा यंत्र फिक्स कर दिया था कि बटन तो दबाया जा रहा था हाथ का, लेकिन वोट जा रहा था कमल को। जांच अपनी जगह होती रहेगी, तो जहां जांच करने वाली एजेंसियां वो अपना काम करे, उसमें इस तरह की बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ना गुंजाइश है। ईवीएम को लाने ले जाने के प्रोटोकॉल बहुत स्पष्ट होने के बावजूद ऐसी चूक संदेह का मौका देती है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी और दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में 60 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और अब सभी दलों ने अगले चरण के लिए प्रचार तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने ही कल कूच बिहार के अलग अलग इलाकों में रैली की। सीतलकुची में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अब तक 60 सीटों पर हुए चुनाव में 50 सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। साथ ही ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि नंदीग्राम में तय हो गया है कि वो वहां से हार रही हैं। वहीं ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं नंदीग्राम से पक्का जीतूंगी, चिंता की कोई बात ही नहीं है। पहले 2 चरण के चुनाव पर नजर है या नहीं है? है ना? क्या हुआ है वहां? कमल खिला है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मेरी बात याद रखिए, 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दीदी, आपका जाने का समय आ चुका है। अब आप बच नहीं सकती है। दीदी खुद
नंदीग्राम से चुनाव हार रही है मित्रों, दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव। वहीं अलीपुर द्वार में रैली करते हुए ममता ने अमित शाह पर निशाना साधा। लोगों से कहा कि चुनाव के पहले पुलिस डराएगी क्योंकि ऐसा करवाना गृहमंत्री अमित शाह की आदत है। उन्होंने ये भी कहा कि वो तो नंदीग्राम से जीत ही रही हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए 199 और सीटें जितानी होंगी। আমাদের সরকার, আমি একা জিতলে তো হবে না, আমি তো নন্দীগ্রামে অনেক ভোটে জিতবো। हम तो अकेला नहीं, हम अकेला जीतने से क्या होगा, हमका साथ और 199 चाहिए। और इसमें आप लोग वोट नहीं देंगे तो हम सरकार नहीं बना पाएगा, और सरकार नहीं बना पाएगा तो चाय सुंदरी भी नहीं होगा, और चाय बागान का मदद भी नहीं होगा, फाउले भी नहीं होगा, मजूरी भी नहीं बढ़ेगा, कन्याश्री भी नहीं होगा, रूपोश्री भी नहीं होगा, सबूत साथी भी नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। को पावर्ड बाय गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। सरकारी अस्पताल में शवों को रखने की जगह नहीं मिल रही और शमशान का भी हाल बुरा है। बिगड़ते हालात से प्रशासन पर दबाव इतना है कि 6 अप्रैल से हफ्ते भर के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग के सरकारी अस्पताल के शवगृह में शव रखने की जगह नहीं है। शव खुले में ही रखे जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में दुर्ग में कोरोना से 38 लोगों की मौत हुई है और 6000 से ज्यादा को संक्रमण हुआ है। 500 बेड वाले इस सरकारी अस्पताल के शवगृह में 8 फ्रीजर हैं और 27 शव। डॉक्टरों का कहना है कि वो शवों को उनके परिवार वालों को जल्द से जल्द देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह आसान काम नहीं है। 10 पेशेंट करीब आते हैं भर्ती होने, और हमारा डेथ का आंकड़ा जो है 4 करीब है, 4 से 5। मर्क्यूरी में बहुत संख्या में मुझे पता चला है कि डेड बॉडी रखी हुई है, जिसको शिफ्टिंग की कार्रवाई चल रही है। ये दुर्ग का शमशान घाट है, जहां मृतकों के परिवारजन पीपीई सूट पहनकर उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये तस्वीरें पिछले साल के कोरोना के कहर का एहसास कराती हैं। हालात और बिगड़ने के डर से छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले मंगलवार तक के लिए दुर्ग में पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया है। लेकिन चिंता सिर्फ दुर्ग को लेकर हो ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 हफ्तों में केस 369% तक बढ़ गए हैं। ये दर देश के दूसरे नंबर पर है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से बड़ी दस्तक दी है। देश में अब तक 81,380 लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में इतने मरीज पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में मिले थे। प्रदेश के सरकारी अस्पताल के मरचूरी में जगह नहीं है। कई जिलों के मुक्तिधाम में बड़ी तादाद में अंतिम संस्कार के लिए लाशें रखी हुई हैं। समय रहते सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो वह दिन दूर नहीं किसी भी डरावनी तस्वीर देखने को मिलेगी। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बात अलवर राजस्थान से करते हैं। राजस्थान के अलवर में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत, उनके काफिले पर कथित तौर पर हमले की बात सामने आई। टिकैत किसान रैली से लौट रहे थे और इसी दौरान ततारपुर चौराहे के पास उनके काफिले पर हमला हुआ। टिकैत के मुताबिक पत्थर मारकर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिशें हुई। स्याही फेंकने, काले झंडे दिखाने की बातें भी इस दौरान सामने आई। घटना की जानकारी मिलने के बाद किसानों ने NH-24 को जाम कर दिया है। 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी नामजद लोगों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन को उसके साले ने गैंगरेप के बाद मार डाला है। इसमें उसकी बीवी भी शामिल थी। उसकी शिकायत पर उसकी बीवी, साले, सास, ससुर, उन सब पर गैंगरेप और हत्या का केस दर्ज हो गया है। साला लड़की की नोएडा के एक अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में छोड़कर फरार हो गया था। वो 22 तारीख को घर से कॉलेज जाने की बात कह के गई, लेकिन वापस नहीं आई।
उसके भाई का कहना है कि उसकी बहन को ढूंढवाने में उसका साला भी शामिल था और उसकी बीवी ने बदनामी का डर दिखाकर पुलिस में रिपोर्ट नहीं करने दी। 4-5 जगह घूमने गया साथ में, और मेरी वाइफ जो थी वो भी मुझे रेगुलर फ़ोन करती रही कि ये थाने में रिपोर्ट मत करना, प्लस उसमें बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दोनों परिवार बेकार हो जाएंगे। तो वो 1 दिन में 2 दिन में 4 दिन में वापस आ जाएगी। घर वालों ने छानबीन की तो पता चला कि लड़की को आखिरी फ़ोन उसके भाई के साले का ही आया था। गांव के प्रधान ने जब लड़की की सहेलियों से पूछा तो उन्होंने भी उससे दोस्ती की बात बताई। तो उन बच्चियों ने बताया कि जी उस लड़के के सिवा वहाँ स्कूल कोई नहीं आता था, और वही आता था, वही फ़ोन पे बात करता। तो उसके बाद मैंने उनको कहा, मृतक के पिता को, कि भी लड़का वही है, आप मानो ना मानो, आपको यकीन ना हो, वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, पूरा परिवार मिल करके। 31 मार्च को नोएडा के एक अस्पताल के बाहर खड़े एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने लड़की के पिता को फ़ोन कर कहा कि 2 लड़कों ने उनकी बेटी का शव हापुड़ ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुक की थी। कह कर गए थे कि एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आए, आप शव ले जाइए। इस पे घर में हंगामा हो गया। सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो लड़की के भाई का साला ही उसे वहां लाता हुआ दिखा। जो कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे, उनमें फोटो में बाइक चालक और एक बंदा और था कोई, उसके बीच में मेरी सिस्टर को दबा रखा था, और इतना फोटो में दिखाई दिया वहाँ पे। घर वालों की तहरीर पे पुलिस ने उस शख्स की बीवी, उसके साले और ससुराल वालों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि लड़की को मुंह दबाकर मारा गया है। पुलिस हत्या की वजह तलाश रही है। आज सिंबावली थाने पर एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसके लड़के की पत्नी तथा उसके लड़के के ससुराल जनों ने उसकी लड़की की दुष्कर्म करके हत्या कर दी है। इस तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया, सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। एक अपराध ने रिश्तों को कितना शर्मसार कर दिया। उस बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिसकी 15 साल की बेटी इस तरह गैंगरेप के बाद मार दी गई, और उस भाई के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिसकी बहन तो चली ही गई, लेकिन इस पूरे कांड में उसकी बीवी के भी शामिल होने का अंदेशा है, जिसके खिलाफ उसे खुद मुकदमा करना पड़ा। हापुड़ में अदनान के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।